हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो गुप्ता एंड गुप्ता का जो आपका लेटेस्ट एडिशन आया था, तो पहले से जितने क्वेश्चन थे और लेटेस्ट वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हैं वो इंक्रीज हुए हैं। उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग टनल इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे। इरिगेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे। आगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी हम लोग इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन के पीछे उसके पूरे कॉन्सेप्ट को विथ डिटेल देखेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। हम केवल क्वेश्चंस के ऑप्शंस को नहीं देखते, हम पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना। और बाकी इसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है सिविल जंक्शन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग को मैं इसका जो है ऑफिशियल साइट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41 से क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू ए स्टॉर्म मे बी। यहाँ पर स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्टॉर्म का मतलब होता है रेनफॉल से। ठीक है, जो रेनफॉल है उससे होता है प्रिसिपिटेशन से, और प्रिसिपिटेशन का जनरल फॉर्म रेनफॉल। ठीक है, कह रहा है द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म मे बी ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट्स ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाई। कह रहा है कि जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ अपना ड्रॉ करते हैं तो कह रहा है कि तो हाइड्रोग्राफ जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। हमारा जो ऑर्डिनेट है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, उसको किससे डिवाइड करके ऑब्टेन करते हैं? डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम से, पीरियड ऑफ स्टॉर्म से, टोटल रेनफॉल से, या नन ऑफ द अबव। अब यदि मैं बात करता हूँ यूनिट हाइड्रोग्राफ की, ठीक है, चलिए हाइड्रोग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रहा ये कोई, मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई सोर्स, मान लीजिए रिवर रहा। ठीक है, कोई हमारे पास रिवर है, ये हमारे पास कोई एक कैचमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास मानिए फेन साहब का कोई एक कैचमेंट है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक कैचमेंट है। क्या होगा कैचमेंट में? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब रेनफॉल यहाँ पर। चलिए यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो रेनफॉल हो रहा है ये आपका डी आवर्स तक हुआ। कितना? डी आवर्स तक ये रेनफॉल हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है? आउटलेट होता है। यहाँ पर क्या होता है? आउटलेट होता है, आउटलेट होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब आपका रेनफॉल होता है यहाँ पर कुछ तो आपके जो है रेनफॉल का कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है आपके लॉसेस में चला जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट क्या चला जाता है? लॉसेस में चला जाता है। ठीक है, जिसमें आपका लॉसेस में मान सकते हैं कि आपका प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो में चला गया, आपका जो है पर्कुलेशन में चला गया, तो ऐसे कुछ लॉसेस में चला जाता है। बाकी जो एक्सेस रेनफॉल वही होता है जो आपको लॉसेस घटा करके जो आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है रन ऑफ में। ठीक है, वो एक्सेस रेनफॉल होता है। तो जो हमारा एक्सेस रेनफॉल है वो क्या करेगा? वो आपके क्या करेगा? इस कैचमेंट से होकर के आउटलेट की ओर जाएगा। तो हम इसका क्या करते हैं? हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हाइड्रोग्राफ जो है कई प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दी मैंने हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यदि हम टोटल स्टॉर्म को लेते हैं, टोटल स्टॉर्म लेते हैं, ठीक है, टोटल स्टॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हाइड्रोग्राफ आएगा टोटल स्टॉर्म के लिए। मतलब इसमें हमने, अब यदि मैं रन ऑफ की बात करता हूँ तो रन ऑफ में क्या क्या हो सकता है? रन ऑफ की यदि मैं बात करता हूँ आपको, रन ऑफ की यदि मैं बात करता हूँ तो रन ऑफ में क्या क्या हो सकता है आपका? तो आपका रन ऑफ की यदि हम बात करें, सरफेस रन ऑफ हो सकता है, प्लस आपका जो है बेस फ्लो हो सकता है, इंटरफ्लो भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है। अब यदि मैंने सबको लिया, सरफेस रन ऑफ, बेस फ्लो, सबको लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है जो हमारा बेस फ्लो में गया, ये वाला पार्ट हमारा कहाँ जाएगा? बेस फ्लो में चला जाएगा। ये वाला पार्ट जो है बेस फ्लो में चला जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोग्राफ जिसमें हम बेस फ्लो को भी ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ये हाइड्रोग्राफ जो हमारा होगा ये फ्लड हाइड्रोग्राफ होगा। क्या होगा? ये हमारा स्टॉर्म या फ्लड हाइड्रोग्राफ होगा। फ्लड हाइड्रोग्राफ, मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ होगा। अब मान लीजिए इसमें से ये वाला पार्ट हटा दूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ समझिएगा। ठीक है, अब मैं केवल सरफेस रन ऑफ को लेता हूँ, जो हमारे पास सरफेस रन ऑफ केवल आ रहा है उसको लेता हूँ। क्या होगा? अब ये जीरो से यहाँ से स्टार्ट होगा, सरफेस रन ऑफ को ले रहा हूँ। हमने क्या किया कि अच्छा एक चीज़ समझिए, जब रेनफॉल हो रहा है तो हमारा जो है एक ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज, आपको जो मैक्सिमम आपका रन ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे
रेनफॉल हो रही है, आपका ये ग्राफ बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। और रेनफॉल बंद होने के बाद ये बंद नहीं होता है, धीरे धीरे ग्राफ कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे ग्राफ क्या होता है, कम। आपने गांव में देखा होगा, बारिश हुई, बारिश थोड़ी देर होती है तो पानी आपको सरफेस पे नहीं दिखता है, थोड़ी देर बाद और जब बारिश होती है, जब एक्सेस रेनफॉल होता है, वो वाटर आपको सरफेस पे दिखता है। लेकिन बारिश बंद होने के बाद भी कुछ एरिया तक आप देखेंगे कि वाटर आपका फ्लो होता है, जो आपका रेनफॉल आया है उसका फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब यहाँ पर समझिए, हमने क्या किया कि जो हमारा बेस फ्लो था उसको मैंने हटा दिया, तो अब जो ये हाइड्रोग्राफ बनता है, ये किससे बना है, डायरेक्ट रन ऑफ से बना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, या इसको सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब ये डीआरएच हमको मिल गया, इसको शॉर्ट में डीआरएच लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीआरएच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ, और ये जो टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, जो टी यहाँ पर क्यों आपका क्या आया, क्यों आपका रेनफॉल आया, और ये टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस टाइम इंटरवल को बेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस टाइम, बेस टाइम कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी वॉइस में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो हम लोग जो है, आपका जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल, जो आपका जो है, जो रेनफॉल हो रहा है, उसको हम तो मान सकते हैं कि आपका जो रेनफॉल हो रहा है वो आपका एक्सेस रेनफॉल जो है, मानिए कि एम सेंटीमीटर का हो रहा है, ठीक है। एम सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है आपका, और वही आपका हो रहा है कितना, तो ये आपका जो है टी टाइम्स तक हो रहा है, मतलब आवर्स में डी आवर्स तक हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमें क्या करना है कि हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ, अब क्या होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, उसको समझिए, ये आप समझ गए। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि जब हमारा रेनफॉल, जब हम रेनफॉल की इंटेंसिटी, जब हम बात करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जब हमारा जो आपका डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो 1 सेंटीमीटर के इफेक्टिव रेनफॉल से, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, यदि 1 सेंटीमीटर के कॉन्टिन्यूसली, यदि आपके 1 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, आपका यूनिफॉर्म रेट से जो हो रहा है एक एरिया पे, एक बेसिन एरिया पर, यूनिफॉर्म रेट से एक आपके स्पेसिफिक टाइम इंटरवल डी आवर्स, डी आवर्स का मतलब 6 आवर तक हो, चलिए 0 से 6 आवर तक 1 सेंटीमीटर का कंटिन्यूस रेनफॉल हुआ, तो उसको कहते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक, क्या कहते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जब रेनफॉल की मैंने बात किया, ठीक है। अब पहले डीआरएच में देखिए, जब हम डीआरएच में आते हैं, जब हम किस में आते हैं, डीआरएच में आते हैं, डायरेक्ट रेनफॉल में। डायरेक्ट रेनफॉल में यदि हम एरिया ऑफ डीआरएच की, इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ डीआरएच की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं बात करता हूँ क्या, एरिया ऑफ डीआरएच की, एरिया ऑफ डीआरएच की यदि मैं बात करूँ, अब डीआरएच का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। एरिया ऑफ डीआरएच की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या आता है, समेसन ऑफ क्यू डिस्चार्ज का वाटर और टी टाइम तक हुआ आपका इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, वॉल्यूम ऑफ डीआरएच आ गया, ठीक है। अब ये आ गया वॉल्यूम ऑफ डीआरएच, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ डीआरएच के बराबर आ गया। अब यहाँ पर यदि हम डेप्थ ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं, डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या आ जाएगा आपका, डी इक्वल टू भी अपन ए कर दीजिए, तो डेप्थ ऑफ रेनफॉल मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हमको यदि बात करते हैं, तो ये डीआरएच के बारे में मैं बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यदि मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर कुछ इसके जो है ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर एक ऑर्डिनेट्स है इसके लिए, ठीक है, कुछ ऑर्डिनेट, एक ऑर्डिनेट मान लीजिए इसके लिए, टाइम इंटरवल के लिए है, ठीक है, इसके लिए है, ठीक है, ऐसे ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनेट्स इसके लिए है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, हमारे पास रेनफॉल एक्सेस जो है, हमको एक चीज़ पता है, यदि डीआरएच की मैं बात कर रहा हूँ, केवल डीआरएच की यदि मैं बात करता हूँ, तो रेनफॉल एक्सेस, 1 सेकेंड, इसकी ज़रूरत नहीं है, यदि मैं डीआरएच की बात करता हूँ, ठीक है, तो यदि मान लीजिए रेनफॉल एक्सेस जो है, क्या आपका रेनफॉल एक्सेस यदि मैं बात करता हूँ, रेनफॉल एक्सेस की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, रेनफॉल एक्सेस की यदि मैं बात करता हूँ, तो क्या हुआ, यदि मान लीजिए रेनफॉल एक्सेस आर जो है, और उसके लिए जो ऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं। तो यदि हम बात करते हैं, इसको हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करना है, तो अब यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए रेनफॉल एक्सेस हमको कितना, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यदि हमें बात करता हूँ, क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन आर, Q2 अपॉन आर, Q3 अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसकी बात करता हूँ, मतलब रेनफॉल एक्सेस, जब हम क्या करते हैं,
अपने DRH में जब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में हम क्या करते हैं, रेनफॉल एक्सेस से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलता है। यही चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है एक ऐसा हाइड्रोग्राफ होता है, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही होता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल जो है यूनिफॉर्मली जो है आपके जो है बेसिन एरिया पर यूनिफॉर्म रेट से आपके एक स्पेसिफाइड टाइम में होता है। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डी आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, जहाँ पर डी आपका जो है रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस, और इफेक्टिव इंटेंसिटी अभी आपको बताएं क्या आया आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए आपका 1/d सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ जो फर्स्ट जो आपका दिया किसने दिया, सरमैन ने दिया 1932 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम जो है अपना फाइंड करने के जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसमें किससे डिवाइड करें, तो अभी आपको बता दिए किससे डिवाइड करेंगे, एक्सेस रेनफॉल। ठीक है, किससे हम कर रहे थे यहाँ पर समझिएगा, हम किससे, सॉरी इफेक्टिव रेनफॉल जो हमारा है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, किससे करते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, क्वेश्चन में कहीं भी इफेक्टिव रेनफॉल नहीं दिया है। गुप्ता एंड गुप्ता ने ए आंसर माना है, जो कि गलत है। चाहे आप कोई भी लिटरेचर देख लीजिए, कोई भी बुक स्पेसिफिक देख लीजिए, यहाँ पर नॉन ऑफ द अबव सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा था यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कैन बी इवेलुएट द हाइड्रोग्राफ ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ओके, कह रहा है जो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कैन बी इवेलुएटेड द हाइड्रोग्राफ स्टॉर्म ऑफ। अच्छा, हम यदि यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ में मैंने आपको क्या बताया, यदि मैं बता रहा हूँ कि आपका n आवर्स तक, d आवर्स तक बारिश हुआ, d आवर्स तक रेनफॉल। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ से हमारे दो मेथड हैं अपने रन ऑफ के लिए आपको बताने के लिए। ठीक है, दो मेथड है यदि हमको बताना है डायरेक्ट, यदि मान लीजिए यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ ही होता है, जिसमें कांस्टेंट आपका जो है 1 सेंटीमीटर का आपका जो है कांस्टेंट जो है आपका रेनफॉल होता है। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो थ्योरम होते हैं, एक सुपर और प्रोपोर्शनलिटी होता है, सुपर पोजिशन जिसको कहते हैं, सुपर पोजिशन, और एक आपका होता है एस कर्व मेथड। क्या, एस कर्व मेथड। इनको आगे मैं बताऊंगा, आगे आएंगे इसको डिटेल में बताऊंगा। अब हमारे पास यदि डी आवर्स का रेनफॉल यदि हमको पता है, तो हम एन डी आवर्स का कितना, एन डी आवर्स का हम रेनफॉल आपको किसी भी ड्यूरेशन के लिए, किसी भी ड्यूरेशन के लिए हम बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम यूनिट हाइड्रोग्राफ के द्वारा एक यदि स्पेसिफाइड ड्यूरेशन का आपको जो है आपको जो हाइड्रोग्राफ मिल रहा है, तो उससे हम एन डी आवर्स का अपना स्टॉर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी ड्यूरेशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सुपर पोजिशन का रूल क्या है, आगे एक न्यूमेरिकल भी आएगा, उसके थ्रू मैं बता दूंगा। यहाँ समझिए जो एन है ये इंटीजर में होता है, क्या होता है, ये आपके इंटीजर 1 2 3 में होगा। ठीक है, इंटीजर में होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, सुपर पोजिशन में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी ड्यूरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। अब कह रहा है जो एस हाइड्रोग्राफ यूज करते हैं वो आपका किस यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, या बोथ एंड भी। अब समझिए एस कर्व की, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, एस कर्व। अब एस कर्व क्या होता है, ये भी एक हाइड्रोग्राफ होता है। ठीक है, एस कर्व की बात करता हूँ तो एस कर्व एक हाइड्रोग्राफ होता है इस प्रकार का, जिसमें आपका जो डायरेक्ट रनअप होता है वो यदि इनफाइनाइट टाइम तक कॉन्टिन्यूस इफेक्टिव रेनफॉल यदि आपका हो रहा है 1/d सेंटीमीटर पर आवर का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को, क्या करते हैं इस चीज़ को समझना यहाँ पर जरूरी है। अब यहाँ मैं दो मेथड आपको बताए थे। अब यहाँ पर एक मेथड क्या बताया था आपका, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। पहला मैं बताया था मेथड ऑफ सुपर पोजीशन, और एक हमारा क्या है, एक हमारा है एस कर्व मेथड। अब यदि मेरे पास, पहले इसको यदि बात करता हूं, यदि मेरे पास डी आवर्स का, ठीक है, डी आवर्स का
यदि हमको डी आवर्स के लिए इफेक्टिव रेनफॉल के लिए हाइड्रोग्राफ पता है, ठीक है, तो हम इसके द्वारा एन डी आवर्स कई गुना, 2 गुना 3 गुना ऐसे प्रोपोर्शनलिटी में जाएगा, एन डी आवर्स का हम बता सकते हैं, ठीक है। बट यदि हमारे पास मान लीजिए ये तो हमारा इंटीजर में हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इंटीजर में हुआ, जहाँ आपका यदि मैं एन की बात करता हूँ ये इंटीजर है, इंटीजर ऊपर में बताया था इंटीजर है। अब मान लीजिए हमको जो है फ्रैक्शन में बताना हो, यदि मान लीजिए हमारे पास जो है एम डी आवर्स का दे रखा है, ठीक है, एम डी आवर्स का दे रखा है, ठीक है, किसकी, एम डी आवर्स का दे रखा है। अब हमको फ्रैक्शन में बताना है, तो क्या हम आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखिए ये सब यूनिट हाइड्रोग्राफ्स हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है डिफरेंट डिफरेंट हम अपना एक आवर डिफाइन कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना है 4 आवर्स का मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर कितना है 8 10 2 आवर्स का ले रहा है, ठीक है, 2 आवर्स के ले रहा है, 2 आवर्स का लैग है। तो हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली जो इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको ड्रॉ करते जाते हैं, इनफाइनाइट टाइम के लिए ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इसको ड्रॉ करते हैं, करते करते एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर आपको जो है, जहाँ पर ये आपको जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देखने को मिलता है। पहले तो एस कर्व की तरह जाता है, बाद में ये स्ट्रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है, स्ट्रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, जब हम एम डी आवर्स के लिए बात करते हैं, जहाँ पे एम क्या है आपका फ्रैक्शन है, यदि इंटेंसिटी की यदि मैं बात करूँ, इंटेंसिटी की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, इंटेंसिटी की तो क्या होगा आपका, इंटेंसिटी की यदि मैं बात करूँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन डी आवर्स, डी आवर्स का इंटेंसिटी मिल गया, ठीक है, इंटेंसिटी यही होगा ना, डी आवर्स तक बारिश हो रही है 1 सेंटीमीटर का तो होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। तो यदि मैं बात करूँ तो यदि डिस्चार्ज की मैं क्यूपी की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा क्यूपी आपका, आपको बताया था आई इंटू ए इंटेंसिटी तो एरिया कर दीजिए, तो ये आपका 1/d सेंटीमीटर पर आवर इंटू ए। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा a/d इंटू 10⁴ मीटर क्यूब पर आवर। और इसको जब चेंज करेंगे तो आपको क्यूपी जो आता है, क्यूपी कितना आता है आपका 2.68 करके आता है, कई जगह 7 देता है, 2.68 a/d मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसके द्वारा मैं इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, यदि मुझे एक, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि 2 आवर्स का पता है, इससे मैं जब मैं आपका एस हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एस कर्व हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो इसके द्वारा मैं TB/d मतलब यदि मान लीजिए हमको 2 का पता है तो हम 0.5 का ही बता सकते हैं, और इसके द्वारा हम 4 का भी बता सकते हैं, मतलब शॉर्टर भी बता सकते हैं और लॉन्गर भी बता सकते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एस कर्व की यदि हम बात करते हैं तो इसके द्वारा हम शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन बता सकते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन भी बता सकते हैं। इसका मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल चीज़ है ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी, यहाँ से आपको सुपर पोजिशन का रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ 2 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ आर स्टैगर्ड बाय 4 आवर्स एंड एडेड ग्राफिकली द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ विल बी। कह रहा है कि यदि आपके पास 4 आवर्स के आपके यूनिट हाइड्रोग्राफ हैं, स्टैगर्ड है 4 आवर्स, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, ठीक है, स्टैगर्ड है 4 आवर्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्टैगर्ड है 4 आवर्स के लिए और इसको ग्राफिकली ऐड किया जा रहा है, तो रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ क्या होगा। अब यहाँ पर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए शर्मन ने 1932 में कुछ एजम्पशंस दिए, जिसमें पहला है टाइम इनवेरिएंस। अब इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट रन अप हाइड्रोग्राफ आपका किसी इफेक्टिव रेनफॉल के लिए दिया होता है, तो वो क्या होता है, ये आपको ये किसी भी समय पर आपका डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि रात को हुआ है कि दिन को हुआ है, इस पर कोई डिपेंड ये नहीं करता है, तो किसी भी कैचमेंट के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होता है, ठीक है, जब आपका बारिश हो रहा है। दूसरा लीनियर रिस्पॉन्स दिया है, जबकि आपको पता है कि यदि मान लीजिए कि रेनफॉल दिन में हो रहा है, दिन में क्या होता है, जैसे धूप हुआ, धूप होने के बाद से रेनफॉल हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कंट्रीब्यूट जो है, जो रनअप वो करेगा थोड़ी देर बाद करेगा, जबकि रात में जो है ज़मीन ठंडी है
तो वहाँ पर क्या होगा, रन ऑफ को जल्दी कंट्रीब्यूट करेगा। बट एजम्पशन क्या कहता है कि चाहे आपका टाइम इंटरवल कुछ भी हो, आपका टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो, हमको ये मानना है कि इफेक्टिव रेनफॉल जो कि वो सेम होगी, ठीक है। अब लीनियर रिस्पॉन्स क्या कहता है, ये आपका एक ऐसा एजम्पशन है यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो कि कहता है कि जो चेंज इन इनपुट वैल्यू होगा वो प्रोपोर्शनली रिफ्लेक्ट करेगा आउटपुट, आपका आउटपुट वैल्यू में। इस चीज़ को समझिए। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हमारे पास दो आपके 4 आवर्स के टू आपके 4 आवर्स के यूनिट हाइड्रोग्राफ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आवर्स के यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास हैं, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब आपका 1 सेंटीमीटर का आपका रेनफॉल एक्सेस है, 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सेस है और 4 आवर्स का है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्टैगर्ड मतलब जो लैग है, लैग जो आ रहा है ये आपका 4 आवर्स का लैग भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल जोड़ेंगे तो ये प्रोपोर्शनली आपका जो है आउटपुट वैल्यू आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, रन ऑफ कितना आ गया, 1 + 1 2 सेंटीमीटर आपका रन ऑफ आ गया। और जो टाइम की यदि मैं बात करता हूँ तो 4 आवर्स ये 4 आवर्स ये कितना हो गया 8 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं इसका हाइड्रोग्राफ बनाता हूँ, अब ये यूनिट नहीं रह गया, 2 सेंटीमीटर हो गया तो यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं रह गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, DRH हो गया, ये क्या हो गया, DRH हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 8 आवर्स का आपको जो है यहाँ पर DRH मिलेगा 2 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए, ठीक है। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर 20 mm, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं अपने ऑप्शन में, तो क्या हो गया यहाँ पर सही ऑप्शन, तो 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 8 आवर्स हाइड्रोग्राफ, यूनिट नहीं सॉरी 8 आवर्स हाइड्रोग्राफ विथ 20 mm रन ऑफ। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं रहेगा, ये अब आपको DRH हो गया। आई होप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो इसका है वो आपको जो है समझ में आ गया हो, ठीक है। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिकेन्स फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड्स द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है आपका जो है डिकेन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हम फ्लड को एस्टिमेट करते हैं तो जो पीक डिस्चार्ज होता है, ठीक है, पीक डिस्चार्ज जो हमारा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब डिकेन्स फार्मूला, अब यहाँ पर डिफरेंट आपके एम्पेरिकल मेथड्स हैं हमारे फ्लड डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये पहला क्या है, डिकेन्स मेथड। अब डिकेन्स मेथड की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, डिकेन्स मेथड की यदि हम बात करता हूँ तो क्या होता है, ये आपका नॉर्दर्न इंडिया में अप्लाई किया जाता है। ये कहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ पर QP जो हमारा पिक डिस्चार्ज है क्या होता है, CD × A⁴, जहाँ पे QP क्या है, पिक डिस्चार्ज है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या है, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, और CD क्या है, कोफिशिएंट एप्लीकेबल इन रीजन। अब यहाँ पर यदि कोफिशिएंट एप्लीकेबल की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यदि हम डिकेन कांस्टेंट की वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपका वैल्यू 6 यदि हम बात करते हैं डिकेन कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं आप लोग, ये आपका 6 to 30 के बीच आपका जो है 6 to 30 के बीच आपका वेरी करता है, ठीक है। अगला रिव्स मेथड, ये फॉर्मूला आपका साउदर्न इंडिया जो है आपका, ठीक है, साउदर्न इंडिया में यूज में लाया जाता है, जहाँ पर यदि हम बात करते हैं QP क्या है आपका, पिक डिस्चार्ज है, ए एरिया है, C आपका जो सॉरी QP आपका क्या है, QP आपका जो है पिक डिस्चार्ज है, CR यहाँ पे कांस्टेंट। अब CR की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका रिव्स कांस्टेंट है, CR क्या है, रिव्स कांस्टेंट है। अब ये भी आपका डिपेंड करेगा किस एरिया में कितना लेंगे। चलिए, यदि हमारा जो है ईस्टर्न कोस्ट एरिया है 80 किलोमीटर इसको तक के लिए, यदि मान लीजिए हमारे पास 80 किलोमीटर फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, चलिए इसको मैं बता दूं। चलिए यदि मैं बात करता हूँ किसकी, CR के लिए, CR के लिए यदि 80 किलोमीटर तक आपका जो है ईस्टर्न कोस्ट से एरिया है, कहाँ से, ईस्ट कोस्ट से, यदि ईस्ट कोस्ट से 80 किलोमीटर तक का एरिया है तो ये वैल्यू होती है 6.8, ठीक है। यदि मान लीजिए 160 किलोमीटर, कितना 160 किलोमीटर यदि आपका 160 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट से है, ईस्ट कोस्ट से यदि आपका 80 सेंटीमीटर है, 160 हाँ 6.8 है ना, 80 to 160, चलिए 80 to 160 है, 80 to 160 है, तो ये वैल्यू यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आती है 8.5। और यदि मान लीजिए आपका कोई लिमिटेड एरिया आपका हिल्स के लिए, लिमिटेड एरिया इन हिल्स, ये आपका दे रहा है कंडीशन, तो ये वैल्यू यदि मैं बात करता हूँ तो आती है 10.2, कितनी 10.2, ठीक है। ऐसे जार्विस मेथड है, जार्विस मेथड आपका ईस्टर्न इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ इंग्लिश मेथड की यदि मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश मेथड जो हमारा जो है ये यूज़ किया जाता है कहाँ पर, तो ये आपका यूज़ किया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट जरूरत नहीं पड़ती, 123 √a से निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डीकन फार्मूला पिक डिस्चार्ज का जो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए प्रोपोर्शनल किसने, और अब देखिए यहाँ पर क्यूपी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो क्यूपी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, ए पे पावर 3/4 के, ए पे पावर 3/4 के। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी पी एंड रिकरेंस इंटरवल टी इज गिवन बाय, कह रहा है जो आपका जो है रिलेशनशिप पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी पी और रिकरेंस इंटरवल टी, वो आपका क्या आएगा। ये आपका गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, रिकरेंस इंटरवल क्या होता है, एक्चुअली रिकरेंस जो आपका जो है, रिकरेंस जो आपका इंटरवल होता है ये बताता है कि किसी एरिया में, ठीक है, किसी एरिया में कितने सालों में एक बार फ्लड आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है, रिकरेंस टाइम बताता है। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कह रहा है कि भाई 20 ईयर्स में एक बार फ्लड आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, जिस प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है, रिकरेंस टाइम। अब टी इक्वल टू क्या होता है, 1/p, यहाँ से निकाल सकते हैं टी पी इक्वल टू 1, जहाँ पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आर, कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होती है उसका जो डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो आपका कोई यूनिट विड्थ का कोई मीडियम है और वहाँ पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। किसी यूनिट विड्थ के मीडियम से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर यदि आपका वाटर फ्लो हो रहा है पूरा इंटायर मीडियम पर, उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। टी इक्वल टू के डी आपका आता है, यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है और डायमेंशन आपका m0 L² टी पे -1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया है, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ एक्विफर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग देन द रिलेशनशिप बिटवीन परमेबिलिटी के एंड ट्रांसमिसिबिलिटी टी। तो यही वही क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कह रहा है कि कोई डेप्थ ऑफ एक्विफर डी दे रखा है जहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है, तो कह रहा है कि जो परमेबिलिटी के और ट्रांसमिसिबिलिटी टी है उसके बीच रिलेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टी इक्वल टू के डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन आर्टिसियन एक्विफर इज द वन वेयर, कह रहा है कि आर्टिसियन एक्विफर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। आर्टिसियन एक्विफर के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या कह रखा है, वाटर सरफेस अंडरग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कह रहे जो वाटर सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, अंडरग्राउंड, ठीक है। वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन 2 इम्परवियस स्ट्रेटा, कह रहा है कि वाटर जो है 2 इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच आपका प्रेशराइज्ड है। और तीसरा कह रहा है कि वाटर टेबल जो है वो आपका जो है अपर सरफेस पर है जोन ऑफ सेचुरेशन के, या नन ऑफ द अबव। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो एक्विफर क्या होता है, ये आपका सेचुरेटेड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका सेचुरेटेड फॉर्मेशन होता है अर्थ मटेरियल का, जहाँ पर जो है केवल वाटर आपका जो है स्टोर ही नहीं करता है बल्कि वाटर इल्ड देता है। समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें आपका वाटर स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई फाइन सैंड है, कोर्स सिल्ट है, ठीक है। रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के बाद से ठीक है, यहाँ पर वाटर क्या होगा, परकुलेट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ऐसा जोन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वाटर स्टोर भी हो रहा है। नीचे एक मान लीजिए हार्ड स्ट्रेटा है, कोई रॉक है, ठीक है। अब इस हार्ड स्ट्रेटा के कारण इसका जो है डीप परकुलेशन नहीं हुआ, यहाँ पर जो है वाटर टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से क्या हो सकता है, इस वाटर को स्टोर भी हो गया और इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, अपने यूज़ के लिए निकाल भी सकते हैं इस वाटर को। इसका मतलब इल्ड भी मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्विफर। अब टाइप ऑफ एक्विफर में आते हैं, ठीक है। अब एक्विफर में ऐसे 2 मेन टाइप है, एक अनकन्फाइंड एक्विफर है और एक आपका कन्फाइंड। लेकिन एक इसका ही एक और अनकन्फाइंड का पार्ट है जिसको हम कहते हैं पास्ट एक्विफर, ठीक है, वो स्पेशल केस है। अब अनकन्फाइंड एक्विफर की मैं बात करता हूँ, क्या होता है, चलिए इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ये रहा हमारा ग्राउंड लेवल, ये हमारा रहा क्या, ग्राउंड लेवल। ये हमारे पास जो है कोई स्ट्रेटा रहा, ठीक है, यह हमारे पास क्या रहा, कोई स्ट्रेटा रहा। नाम से समझिए अनकन्फाइंड का मतलब वहां पर कोई कंसोलिडेशन, कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। कन्फाइन, किसी चीज को कन्फाइन करना मतलब किसी चीज को दबाना, उसको कहते हैं कन्फाइन करना, ठीक है। दोनों चीज समझिए, अनकन्फाइंड इनकन्फाइंड आर टू इंग्लिश टर्म्स इफ वी विल कंसिडर इन जनरल, सो व्हाट विल बी द मीन ऑफ दैट।
तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ ना, अनकन्फाइंड का मतलब कि वो दबा हुआ नहीं किसी जो किसी चीज़ में प्रेशराइज नहीं है। कन्फाइन का मतलब क्या हुआ, कन्फाइन का मतलब किसी भी चीज़ के बीच में प्रेशराइज्ड है, नाम से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेटा आ गया, ठीक है, एक क्या है, स्ट्रेटा है, ठीक है, रॉक का कोई स्ट्रेटा आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल है। अब ये ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्रेटा से ऊपर है। अब बताइए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, कहीं से यहाँ पर हमने खुदाई की, ठीक है, यहाँ पे हमने संक किया, अब ये क्या करेगा, 1 सेकेंड डिस्टर्ब हो जाता है, चलिए बना लेंगे, ठीक है, तो बना ही लेंगे इसको, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो वाटर आएगा, चलिए 1 2 एंड 3, ठीक है, जब यहाँ पर हमने यहाँ पर वेल संक किया, अब ये वाटर क्या होगा, राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा और राइज होकर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कोई प्रेशर नहीं है, तो ये आपका धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आपने इस वाटर को यूज में लिया, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका लेवल डाउन चला जाएगा, और जब ये फिर से रिचार्ज होगा तो ये लेवल ऊपर उठ जाएगा। ये होता है हमारा क्या, अनकन्फाइंड एक्वीफर। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्वीफर जो होता है, एक ऐसा एक्वीफर होता है जिसमें जियोलॉजिकल लेयर जो होता है वो आपको कहाँ पे होता है, जियोलॉजिकल लेयर की यदि हम बात करते हैं तो वो आपके वाटर टेबल के नीचे होता है, मतलब वाटर टेबल क्या होगा, उसके ऊपर होगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के आपका जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर जो है उसके कॉन्टेक्ट में होगा, जोन ऑफ एरेशन के, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर हेड होगा किसी भी पॉइंट पर अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए, वो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल जो है उसके बराबर आएगा लगभग लगभग, ठीक है। यहाँ पर अनकन्फाइंड एक्वीफर में जो हम वाटर विड्रॉ करते हैं, एक्वीफर स्टोरेज आपका डाउन चला जाता है, और जब वाटर वहाँ पर फिर से आता है, ऐड होता है, तो एक्वीफर स्टोरेज आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस फर्स्ट एक्वीफर की बात करता हूँ, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने अपने ट्यूबवेल हमको वहाँ पर गाड़ दिए हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि हमने अपनी बोरिंग करनी स्टार्ट की, चलिए बोरिंग हमने करनी स्टार्ट की, ये रहा हमारे पास जो है एक ऐसा स्ट्रेटा, यहाँ पर मान लीजिए एक जो है ऐसा कोई स्ट्रेटा आ गया, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, एक ऐसा कोई स्ट्रेटा आ गया, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, चलिए। बट रियल हमको जो रियल जो अपनी बोरिंग करनी थी वो यहाँ तक करनी थी, यहाँ तक करनी थी, यहाँ के नीचे जो है, यहाँ के नीचे जो है हमको मेनली वाटर था अवेलेबल, यहाँ के नीचे था, तो हमको जो है बोरिंग यहाँ तक करनी थी। लेकिन क्या हुआ कि हमने बोरिंग की और यहीं पर जो है हमको वाटर मिल गया। क्या होता है कि जब हमारे पास रेनफॉल होता है तो वाटर जो इंटरसेप्ट करता है वो जोन ऑफ एरेशन में जाकर कोई एक छोटा सा लोकल कोई इम्परविएबल यहाँ पर जो जोन आ गया, लेयर आ गया, वहाँ पर लोकल जोन ऑफ सेचुरेशन क्रिएट हो जाता है। क्या हुआ, यहाँ पर सिप करके वाटर क्या किया, आया और यहाँ पर लोकल जोन ऑफ सेचुरेशन क्रिएट हो गया। अब हमने ट्यूबवेल तो अपनी यहाँ पर डिग कर दी, अब क्या होगा कि कुछ समय तक तो पानी आएगा, लेकिन जैसे ये ख़त्म हुआ आपको पानी मिलना बंद हो गया। इसको कहते हैं, जो रीजनल वाटर टेबल आपको मिल जाता है इसको कहते हैं पॉस्ट एक्वीफर, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूँ आपको क्या, अनकन्फाइंड एक्वीफर की यदि मैं बात करता हूँ, क्या होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर, इसको भी समझिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास जो है ग्राउंड लेवल हो गया, क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पर एक स्ट्रेटा आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेटा आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक हार्ड स्ट्रेटा और है, चलिए, और आपका वाटर लेवल कहीं यहाँ पर है, ठीक है, आपका वाटर लेवल कहीं यहाँ पे, ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब समझिए, अब यदि मैं बात करूँगा यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर बात करूँगा अपने ट्यूबवेल की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये लेयर पार करके यहाँ तक आना पड़ेगा, ये लेयर पार करके यहाँ तक आना पड़ेगा। अब देखिए ये वाटर क्या है, ये वाटर प्रेशराइज है, ये वाटर क्या है, इन दोनों स्ट्रेटा के बीच प्रेशराइज है। अब प्रेशराइज होने के कारण ये वाटर क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आएगा, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आएगा, कभी कभी ओवरफ्लो भी होने लगता है, ठीक है। ये जो केस होता है इस केस को कहते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, या इसी को कहते हैं आर्टिजियन एक्वीफर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, तो इसमें 2 लेयर होते हैं, उसके बीच में जो है आपका जो है
हाँ, वाटर लेवल होता है, इसका जो है कोई कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर आपका होता है ये आपका अंडर प्रेशर होता है, जिसको हम कंफाइंड प्रेशर या आर्टिशियन प्रेशर भी कहते हैं, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। जैसे ही ऐसे आपके जो एक्वीफर में यदि हम वेल को पास्ट करते हैं तो वाटर क्या होगा, आपका प्रेशर के कारण तेजी से राइज हो जाएगा, ठीक है। और जो वाटर आपका राइज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोटेंशियोमेट्रिक लेवल। क्या कहते हैं, जो वाटर ये राइज हुआ इसको कहते हैं पोटेंशियोमेट्रिक लेवल, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एन आर्टिजियन एक्वीफर इज वन वेयर। तो आर्टिजियन एक्वीफर एक ऐसा एक्वीफर है जहां पर वाटर अंडर प्रेशर होता है दो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ये डीप वेल, कह रहा है डीप वेल जो होता है, ये आरसीएम एसएसपी जेईई में क्वेश्चन आपको डिप्लोमा में आ चुका है। कह रहा है इज ऑलवेज डीपर देन ए शैलो वेल। कह रहा है जो डीप वेल होता है वो डीप ऑलवेज जो है आपका डीपर होता है एज कम्पेयर टू शैलो वेल। कह रहा है हैज मोर डिस्चार्ज देन ए शैलो वेल, शैलो वेल ज़्यादा इसके पास डिस्चार्ज होता है। कह रहा है इज वीकर स्ट्रक्चरली एंड देन ए शैलो वेल। कह रहा है कि शैलो वेल से आपका स्ट्रक्चरली वीकर होता है। कह रहा है बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपका जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की, मैं वेल की बात करता हूँ। वेल क्या होता है, वेल एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है ग्राउंड में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने डग करते हैं, डग करके हम ग्राउंड वाटर टेबल को ऊपर लाते हैं, ठीक है, सरफेस पर लाते हैं। अब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन वेल होता है, ठीक है, और एक हमारे ट्यूब वेल्स होते हैं। ओपन वेल की यदि हम बात करते हैं, ये कंपेरेटिवली लार्जर इन डायामीटर होते हैं बट यील्ड इनका लो होता है, ठीक है। इनको ओपन वेल, डाया लगभग 1 से 5 मीटर होता है, पेनिट्रेशन डेप्थ आपका 4 to 6 मीटर होता है। सैलो वेल की यदि मैं बात करता हूँ तो ये वेल आपके जो है बियरिंग स्ट्रेटा पर होते हैं, ये आपको बियरिंग स्ट्रेटा पर रेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका यदि मैं बात, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सैलो ओपन वेल, उसके बाद डीप वेल, ठीक है। ओपन वेल में सैलो वाले की बात करते हैं तो ये आपका रेस्ट करते हैं किस पे, ये आपके रेस्ट करते हैं आपके बियरिंग स्ट्रेटा पर, ठीक है। ये आपके मोटा पर नहीं होते हैं, ठीक है, या इम्परवियस लेयर पे नहीं होते हैं। डीप वेल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका इम्परवियस लेयर पे होते हैं डीप वेल, और यहाँ पर जो है आपका जो है मोर डिस्चार्ज आपको देख, चूंकि इम्परवियस लेयर पे हैं तो डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सैलो वेल, ठीक है। ट्यूबवेल की बात करते हैं तो ये आपके जो है बहुत ज़्यादा गहराई तक जब अपना हम लोग संक करते हैं अपने ट्यूब्स को, तो वहाँ ट्यूबवेल हमको मिलता है जिसमें आपका एक से अधिक बियरिंग स्ट्रेटा जो होती है उसको इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है, और जो वाटर ऑब्टेन करते हैं उसको सब सरफेस वाटर करते हैं। और यदि हम बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ट्यूबवेल से ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो हमारा ग्राउंड वाटर इसके कारण डिप्लीट भी हो रहा है। तो हमको एटलीस्ट जो वाटर टेबल को मेंटेन रखने के लिए हमारे जो एक ट्यूबवेल से दूसरे ट्यूबवेल जो है डग करने की जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर स्क्वायर तक होनी चाहिए, उससे कम में नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपका एक डीप वेल होगा इसके पास जो डिस्चार्ज होगा वो आपका एज कम्पेयर टू शैलो वेल ज़्यादा होगा, हैज़ मोर डिस्चार्ज देन ए शैलो वेल, ठीक है। ये निर्भर नहीं करता कि डीपर होगा शैलो वेल से, इट मे नॉट बी डीपर, इट मे बी इक्वल, बट हियर द मेन कंसर्न इज स्ट्रेटा, हियर मेन कंसर्न इज स्ट्रेटा, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं डीप वेल की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो वाटर बियरिंग स्ट्रेटा की यदि मैं बात कर लेता हूँ, जब मोटा लेयर की बात, तो इम्परवियस होता है यहाँ पर, और शैलो वेल में परवियस होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर इम्परवियस लेयर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए मल्टीपर्पस रिजर्वायर इज वन विच इज, कह रहा है जो मल्टीपर्पस रिजर्वायर होता है वो कौन सा होता है। अच्छा यहाँ आप समझिए, जब मैं रिजर्वायर की बात करता हूँ, क्या होता है रिजर्वायर, समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक रिवर जो है ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक बैरियर, हमने क्या किया, एक बैरियर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या किया, एक बैरियर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो बैरियर कंस्ट्रक्ट करके इस रिवर के फ्लो को हमने यहाँ पर रोका। तो क्या हुआ कि जो यहाँ पर वाटर स्टोर हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर अपस्ट्रीम साइड में जो वाटर स्टोर हुआ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका रिजर्वायर। रिजर्वायर में भी डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू देयर पर्पसेस, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला हमारा मल्टीपर्पस रिजर्वायर। क्या होता है मल्टीपर्पस रिजर्वायर, जब हम अपने किसी रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन करने के लिए कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे हम ये भी सोच रहे हैं कि ये हमारा फ्लड को कंट्रोल कर सके, ये हमारे वाटर को स्टोर कर सके, ये हमको इरिगेशन में हेल्प कर सके, ये हमारे इंडस्ट्रियल नीड को फुलफिल कर सके,
ये हमारे लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको प्रोड्यूस करने में आपका हेल्प कर सके। इन सारे मल्टीपल यदि मैं बात करता हूँ पर्पसेस को ध्यान में रखकर जब किसी रिजर्वायर को डिज़ाइन करते हैं उसको कहते हैं मल्टीपर्पस रिजर्वायर। ठीक है, जैसे हमारा भाखड़ा डैम और नागार्जुन सागर डैम, ये मल्टीपर्पस डैम है हमारे इंडिया के। ठीक है, सिंगल पर्पस रिजर्वायर, ऐसे रिजर्वायर जो एक किसी सिंगल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई अपना रिजर्वायर डिज़ाइन इसलिए किया कि हम उस एरिया में फ्लड को रोक सकें। ठीक है, हमने ये डिज़ाइन किया कि हम वाटर सप्लाई को मेंटेन कर सकें। हमने इसलिए डिज़ाइन किया कि जो है हम अपना वाटर को स्टोर कर सकें। किसी एक सिंगल पर्पस के लिए जब हम अपने रिजर्वायर को डिज़ाइन करते हैं उसको कहते हैं सिंगल पर्पस रिजर्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इट मे बी इट कैन फुलफिल अदर इट मे फुलफिल अदर पर्पसेज बट मेन फैक्टर इज फॉर विच वी आर डिजाइनिंग। हम किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। इट मे बी कि हमने डिज़ाइन तो किया फ्लड के लिए, लेकिन पानी को हम अपने इरिगेशन में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम डिज़ाइनिंग किसके लिए किए हैं? फ्लड के लिए। तो ये ध्यान में देनी होती है। ठीक है, अब मैक्सिमम किसके लिए किए हैं ये ध्यान में देना होता है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। अब यहाँ पर मान लीजिए एक सिटी है, यहाँ पर एक सिटी है, यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है। अब ये रिवर की वाटर जो इसमें नहीं जा रही है, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बैरियर कंस्ट्रक्ट करके हम क्या करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। ठीक है, फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बिहार में चलिए पटना, यहाँ पर कोसी नदी है, कोसी नदी के ऊपर जो है आपका जो रिजर्वायर बना हुआ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, उसमें बड़े बड़े गेट लगे होते हैं। जब फ्लड के ड्यूरेशन में उन गेट्स को खोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फ्लड को मिनिमाइज करने या कंट्रोल करने के लिए यूज में लाए जाते हैं फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। स्टोरेज रिजर्वायर एक ऐसा रिजर्वायर होता है जिसको हम किसी रिवर पे वाटर सोर्स पे इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब हमारे पास रेनफॉल नहीं हो रहा है उस समय हमारे पास पहले से वाटर स्टोर रहे जिसको हम यूज अपने इरिगेशन पर्पसेस के लिए कर सकें। ठीक है, क्या मतलब हम बेटर कंट्रोल मिल सके, हम फ्लेक्सिबिलिटी से ऑपरेट कर सके, इन सब के लिए हम अपना प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज रिजर्वायर। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि कौन सा रिजर्वायर जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा होता है मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर जो होता है वो हमारा सर्व वेरियस पर्पसेस के लिए यूज में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द यूजफुल स्टोरेज इज द वैल्यू ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिटवीन। कह रहा है जो यूजफुल स्टोरेज होता है ये आपका कह रहा है कि ये वैल्यू होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है रिजर्वायर बिटवीन। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ, चलिए अब मैं बात करता हूँ इसी चीज़ पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोई रिवर रही, समझिएगा नीचे डायग्राम है वहाँ समझ लेंगे फिर से। हमारे पास एक रिवर फ्लो कर रही है, हमारे पास एक रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है। हमने क्या किया? हमने काम किया कि हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया डैम का। ठीक है, चलिए मैंने डैम कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया एक बैरियर का। ठीक है, हमने एक बैरियर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये एक बैरियर का हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया अपना। चलिए समझिएगा, ये क्या करेगा? वाटर को स्टोर करेगा इधर, ये रिजर्वायर हमारा होगा। अब हम यदि बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है। ठीक है, यदि हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हमारी नॉर्मल बारिश हो रही है जिसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, ठीक है, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेवल होगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फुल रिजर्वायर लेवल। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा रिजर्वायर का लेवल होगा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कोई फ्लड नहीं आ रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, इसको कहते हैं FSL। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं FSL। क्या कहते हैं? FSL। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? FSL। फुल, कई जगह फुल रिजर्वायर लेवल में FRL भी कह देते हैं, फुल रिजर्वायर लेवल भी कई जगह कहते हैं, FRL भी कहते हैं। चलिए, फुल स्टोरेज लेवल भी कहते हैं। ठीक है, फुल रिजर्वायर लेवल भी कहते हैं। चलिए इसको मान लिए। अब क्या होता है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, एक्सेस रेनफॉल हुआ और फ्लड आ गया। फ्लड आने का मतलब क्या होगा? फ्लड आने का मतलब जो है यहाँ से जो हमारा वाटर क्या है, लेवल बढ़ेगा और ये आपका क्या करेगा? स्पिल आउट करेगा। यहाँ से क्या करेगा? स्पिल आउट करेगा। ठीक है, स्पिल आउट करेगा। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम वाटर लेवल। मैक्सिमम वाटर लेवल, मैक्सिमम वाटर लेवल, ये सारी चीज़ें लिखी है यहाँ से। अच्छा, यहीं समझ लीजिए क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मैक्सिमम वाटर लेवल। अब एक चीज़ और है, मिनिमम वाटर लेवल या मिनिमम पूल लेवल क्या होता है? हमारे किसी भी डैम के सेंटर ऑफ
मास जो है उसको हमको यदि विद इन द कंडीशन रखना है तो हमको दिया होता है एक ऐसा, यहाँ पर देखिए यहाँ से वाटर थोड़ी ना आता है, यहाँ पर डिफरेंट आउटलेट्स लगे हो, तो एक आपका यहाँ पर फर्स्ट आउटलेट, ये हमारा एक फर्स्ट आउटलेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इससे नीचे हम वाटर को नहीं ले जाएंगे। डैम के जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो डिजाइनिंग किए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे नीचे के पानी को अब हम यूज में नहीं ला सकते हैं। ये वाटर जो है इसको हम अब यूज में नहीं ला सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम पूल लेवल। क्या कहते हैं, मिनिमम पूल लेवल। ये हमारा मिनिमम पूल लेवल या मिनिमम वाटर लेवल कहते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, या मिनिमम पूल लेवल। अब यहाँ पर समझिए, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है डेड स्टोरेज। तो मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो हमारे ये वाटर अवेलेबल है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है इसको कहते हैं डेड स्टोरेज। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं डेड स्टोरेज, डेड स्टोरेज, ठीक है। और एक चीज़ और समझिए, ये जो हम वाटर यूज में इस वाटर को यूज कर सकते हैं, जो एफएसएल से लेकर के मिनिमम पूल लेवल के बीच का जो हमारा वाटर है इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइव स्टोरेज या यूजफुल स्टोरेज। क्या कहेंगे, लाइव स्टोरेज, लाइव स्टोरेज या यूजफुल स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक आता है बैंक स्टोरेज। एक एक चीज़ को समझते जाते हैं, ठीक है। बैंक स्टोरेज क्या होता है, अब बैंक स्टोरेज की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, बैंक स्टोरेज क्या होता है, तो बैंक स्टोरेज वो होता है जैसे आपने ही देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पर रिजर्वायर है, यहाँ पर जो है जो हमारे पास सॉइल है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ वॉइड्स के थ्रू जो है वाटर जो है यहाँ पर कलेक्ट होगा, वाटर कलेक्ट होगा, वाटर कलेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं बैंक स्टोरेज। क्या कहते हैं, बैंक स्टोरेज। अब कहेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा जब हमारे पास जो है रेनफॉल नहीं हो रही है उस समय, जब ये आपका वाटर लेवल डाउन होगा तो यही वाटर इसमें सिप करके इसको कंट्रीब्यूट करेगा यूजफुल स्टोरेज के लिए, लाइव स्टोरेज के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। इसको कहते हैं बैंक स्टोरेज। एक और आता है आपका वैली स्टोरेज। वैली स्टोरेज क्या होता है कि जब हमने ये रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, इस जब हमने यहाँ पर कोई बैरियर नहीं कंस्ट्रक्ट किया था, तो एक जो है आपका जो फ्लो लेवल था, किसका, रिवर का जो नेचुरल फ्लो लेवल था, जो इस रिवर का नेचुरल फ्लो लेवल था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैली स्टोरेज। क्या कहते हैं, वैली स्टोरेज, वैली स्टोरेज, वैली स्टोरेज, ठीक है, वैली स्टोरेज। फ्लूड या आपका जो है सरचार्ज स्टोरेज की बात करते हैं तो यही आपका MSMW जो मैक्सिमम वाटर लेवल से लेकर के आपका जो है फुल रिजर्वायर लेवल यदि हम बात करते हैं तो उसके बीच का जो वाटर लेवल है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपना फ्लड या सरचार्ज स्टोरेज। क्या कहते हैं, फ्लड या सरचार्ज स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज। एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अब क्वेश्चन का है द यूजफुल स्टोरेज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन, आपको बता दिया लाइव या यूजफुल स्टोरेज किसके किसके बीच में है। ये आपका जो मिनिमम पूल लेवल, ठीक है, मिनिमम पूल लेवल, और आपका नॉर्मल एफएसएल को नॉर्मल पूल लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फुल रिजर्वायर लेवल, फुल स्टोरेज लेवल, या आपका यदि मैं बात करता हूँ इसको हम नॉर्मल पूल लेवल भी कहते हैं। तो नॉर्मल पूल लेवल से लेकर के आपका जो है आपका मिनिमम पूल लेवल है उसके बीच का जो स्टोरेज होगा इसको क्या कहते हैं, यूजफुल स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम पूल लेवल से लेकर के आपका नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो स्टोरेज होगा, वाटर स्टोर्ड होगा, उसको कहेंगे यूजफुल स्टोरेज। बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है द वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल। अभी बताया जो मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो आपका वाटर स्टोर होता है, ठीक है, मिनिमम पूल लेवल के नीचे क्या कहते हैं, डेड स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड स्टोरेज कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको कहेंगे डेड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फॉर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू, सारी स्टोरेज ऊपर बता दिया हूँ आपको। अब मैं फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर के लिए बात करता हूँ, तो जो हमारा इफेक्टिव स्टोरेज आता है क्या आता है, तो हमारा पहले तो यूजफुल स्टोरेज होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, ठीक है, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज, स्टोरेज। और हम क्या करेंगे, जो हमारा वैली स्टोरेज है, वैली स्टोरेज तो अब कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, वैली स्टोरेज तो नॉर्मल लेवल था, अब रिजर्वायर में कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो हम वैली स्टोरेज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वैली स्टोरेज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज, ठीक है। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, कह रहा है जो रिजर्वायर का जो है, जो ट्रैप एफिशिएंसी होता है रिजर्वायर का क्या फंक्शन होता है, अच्छा ये बताना है। ट्रैप एफिशिएंसी की बात करते हैं किसी भी रिजर्वायर के लिए, तो ये आपका रेशियो होता है किसका, टोटल सेडिमेंट रिटेन्ड बाय द रिजर्वायर टू द टोटल सेडिमेंट एंट्रिंग इनटू द रिजर्वायर। रिजर्वायर में कितना सेडिमेंट जो है आपका रिटेन किया और कितना आपका एंटर किया, उसके बीच का जो हमारा रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, उस रेशियो को कहते हैं ट्रैप एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका जो है, ये भी कह सकते हैं कि आपका रिजर्वायर के लिए आपका जो है रिजर्वायर कैपेसिटी और टोटल इनफ्लो जो है उसके बीच का आपका जो है क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रैप एफिशिएंसी कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द टोटल कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर इज 25 मिलियन क्यूबिक मीटर। रिजर्वायर की इतनी कैपेसिटी है, डेड स्टोरेज इज 5 मिलियन क्यूबिक मीटर। ओके, इफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन इज 0.10 मिलियन क्यूब, द यूजफुल ऑफ, जो कह रहा है कि द यूजफुलनेस ऑफ रिजर्वायर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग आफ्टर, कह रहा है कितने के बाद से जो है आपका जो रिजर्वायर का जो यूजफुलनेस है वो आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि बताइए जब डेड स्टोरेज, जब आपका वाटर रिजर्वायर लेवल जो है रिड्यूस होते होते डेड स्टोरेज तक पहुंच जाएगा, उसके बाद से जो है सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका जो यूजफुल स्टोरेज जहाँ तक कंज्यूम किया उसके बाद से ये आपका यूजफुलनेस उसका बंद हो गया, तो कहाँ से होता है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डेड स्टोरेज अपॉन एवरेज रेट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट। तो वॉल्यूम ऑफ जो डेड स्टोरेज है कितना दे रखा है आपका 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर 5.0, और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है आपका, ये आपका दे रखा है कितना स्टोरेज, और ये आपका 0.1, तो 0.1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितने में हो रहा है 0.1 में पर ईयर, तो ये आपका 50 ईयर्स आएगा, कितना 50 ईयर्स आएगा, सही ऑप्शन क्या आएगा 50 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है द फोर्स विच आर कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम अंडर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन आर। कह रहा है जब हमारे पास, जब हमारा कोई ग्रेविटी डैम है, हम उसका एलिमेंट्री प्रोफाइल जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो कह रहा है कि आपका एम्प्टी कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेज आएंगे, वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट, अपलिफ्ट या प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक। द करेक्ट आंसर इज, अब यदि एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करते हैं ग्रेविटी डैम की, ये एक प्रकार क्या होता है, ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल शेप होता है क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, जिसमें मेनली हम 3 फोर्सेज की बात करते हैं, कौन कौन सी, सेल्फ वेट, वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, बट जब आपका रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन में होता है तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर प्रेशर जो है और अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा ही नहीं। जब एम्प्टी कंडीशन होगा तो वाटर प्रेशर और अपलिफ्ट प्रेशर आपका 0 हो जाएगा, ऑनली वेट के कारण जो प्रेशर है वही एक्ट करेगा। इसका मतलब जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है, ठीक है, वहाँ पर टॉप पे 0 और आपका जो है फ्री बोर्ड जो है वहाँ पर 0 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है मोस्ट सुटेबल सेक्शन होता है थ्योरेटिकल प्रोफाइल के लिए। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे एम्प्टी कंडीशन में, तो आपका एम्प्टी कंडीशन में रहेगा केवल और केवल आपका इसमें से सेल्फ वेट, क्या रहेगा सेल्फ वेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ ग्रेविटी डैम इज वर्टिकल देन द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर एट द वाटर सरफेस एंड द बेस रिस्पेक्टिवली विल बी। कह रहा है यदि आपका अपस्ट्रीम फेस जो ग्रेविटी डैम का वर्टिकल है, तो कह रहा है जो इंटेंसिटी होगा वाटर प्रेशर का वाटर सरफेस पर और बेस पर क्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास वर्टिकली है, हमारा यहाँ पर हमारा क्या है वर्टिकल है, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ, ठीक है, तो ग्रेविटी डैम है हमारा वर्टिकल है। अब वर्टिकल केस में यहाँ पर आपने हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक पढ़ा होगा, क्या कहता है कि जो हमारा जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा, प्रेशर इंटेंसिटी होगा बढ़ते जाएगा और सरफेस पर जाकर 0 हो जाएगा। इसीलिए जब आप किसी भी तालाब में जब सरफेस पर आते हो उतना प्रेशर आपको फील नहीं होता, जैसे नीचे जाएंगे बॉटम पे जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी आपका 0 आएगा, और यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रेशर इंटेंसिटी सिग्मा जो आएगा वो WH के बराबर आता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 0 और WH। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा था अपलिफ्ट प्रेशर ऑन ए डैम कैन बी कंट्रोल्ड बाई। कह रहा है कि डैम पर जो अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग कट ऑफ अंडर अपस्ट्रीम फेस, कंस्ट्रक्टिंग ड्रेनेज चैनल्स बिटवीन द डैम एंड इट्स फाउंडेशन, या कह रहा है बाई प्रेशर ग्राउंडिंग इन फाउंडेशन। अब मान लीजिए हमारे पास यदि मैं बात करता हूँ किसकी अपलिफ्ट प्रेशर की, ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास जो डैम है
वहाँ पर रिजर्वायर लेवल है। अब क्या होगा, जो वाइड्स हैं उन वाइड से जो मटेरियल्स हैं उसमें वाइड्स होंगे, उन वाइड से क्या करेगा वाटर आपका जो सीप करेगी, ये तो वाटर की टेंडेंसी है कि सीप करेगी, सीप कर करके क्या करती है फाउंडेशन में वो जा करके इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। और यही वाटर क्या करते हैं ऊपर के प्रेशर एग्जर्ट करता है जिसको हम कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर। अब इस अपलिफ्ट प्रेशर को यदि हमने रिड्यूस नहीं किया तो हमारे जो है डैम की जो है जो कंस्ट्रक्शन है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ मास है उस पर इम्पैक्ट करेगा, डैम आपका रोटेट हो सकता है, फेल हो सकता है डैम। तो इसको हमें रिड्यूस करना जरूरी है। तो डिफरेंट वेज हैं। पहला वेज क्या है कि हम क्या करेंगे कि अपने जो हमारे पास जो डैम है हम क्या करेंगे उसमें ड्रेनेज गैलरी अप स्ट्रीम साइड पे प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेगा ड्रेनेज गैलरी, ये आपके वाटर लेवल को अप स्ट्रीम लेवल तक रखेगा रिड्यूस करके, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में जो है सेम रखेगा। तो इसका मतलब जब डाउन स्ट्रीम में वाटर लेवल सेम है तो उधर से ये क्या करेगा फोर्स को आपको मेंटेन करके रखेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं हम ग्राउटिंग, हम क्या करेंगे नियर द डैम का टो जो है, ठीक है, हम वहाँ पर ग्राउटिंग कर देंगे, सीमेंट से टो पे ग्राउटिंग कर जैसे सीपेज ही ना हो, ठीक है। तो वाटर लेवल डाउन स्ट्रीम फेस पर जो है टेल पर वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, जब से अपलिफ्ट प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। या हम क्या करते हैं कि उसमें छोटे छोटे जो है स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे भी सीप आउट कर जाता है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कट ऑफ अंडर अप स्ट्रीम, अंडर अप स्ट्रीम हम कट ऑफ प्रोवाइड कर दें, या हम ड्रेनेज चैनल जो है, ठीक है, डैम और फाउंडेशन के छोटे छोटे पतले पतले ड्रेनेज चैनल्स प्रोवाइड कर दें जिससे सीपेज करके वाटर बाहर निकल जाए, या हम प्रेशर ग्राउंडिंग कर दें फाउंडेशन की। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमारा द अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ द फेस ऑफ ए ड्रेनेज गैलरी इन ए डैम इज टेकन एज, क्या जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है जो कि आपका फेस ऑफ ड्रेनेज गैलरी पर होता है उसको हम कितना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट 2, एवरेज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक एट 2 एंड हिल, या आपका 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट 2 + 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट हिल, या नन ऑफ द अबव। अब यदि हम ड्रेनेज गैलरी की बात करते हैं, ठीक है, ड्रेनेज गैलरी की यदि हम बात करते हैं अपने मेसनरी डैम में, ये आपका क्या होता है जो टॉप ऑफ द डैम होता है उसका पैरेलल होता है जिससे वाटर सीपेज वाला वाटर इंटरसेप्ट होता है अप स्ट्रीम फेस से, ठीक है। अब यहाँ पर जब अपलिफ्ट प्रेशर की बात करते हैं ड्रेनेज गैलरी के लिए डैम के लिए वो क्या आता है गामा इंटू H + 1/3 H माइनस स्मॉल एच, जहाँ गामा क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, एच क्या है हाइट ऑफ वाटर एट द हिल ऑफ द डैम, और स्मॉल एच क्या है टो पर, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 2/3 गामा H + 1/3 गामा H। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट 2, ठीक है, गामा H का मतलब क्या है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो 2/3 ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट 2 + 1/3 ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट हिल, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, टो और हिल पर। यही आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 41 से लेकर के 60 तक के अपने गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन जो है इरिगेशन सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं ना आप लोग शेयर करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड इतनी मेहनत से कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली मैं कैसे कर पाऊँगा। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे हम पूरी इस बुक को पूरी एक एक क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह आपको PDF प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए इन क्वेश्चंस को, PDF आप लोग ले सकते हैं, बाकी कोई इंक्वायरी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।